प्रस्तावना राशि दे रहे हैं और हम कहीं जा नहीं सकते। पूरे शहर की यही स्थिति है। और मतलब अब हमारी क्या गलती है उसमें? हमारी तो पीढ़ियां बीती हैं। हम थे, हमारे पिताजी थे, हमारे बाबा थे, उनसे पहले भी थे। और रही बात राम आंदोलन की, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं था कि हमने प्रभु राम के मंदिर के लिए जो भी हमसे हो पाया, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन चला, उसमें अयोध्यावासी ही परेशान हुए। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जगह, जैसे आप कभी कश्मीर जाइए तो वहां पे अगर कोई आंदोलन होता है तो ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो है, लेकिन पिसता वहां का आम आदमी है। ऐसे ही अयोध्या में राम आंदोलन चालू हुआ 90 से लेकर 2000 तक जो भी घटनाएं घटी, लोग पीछे। हमें अच्छी तरीके से पर्यटन ही मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय वहां का पर्यटन ही है। वहां पर जब पर्यटक ही नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या? इसी तरीके से हमने अपनी जो है आजीविका चलाई। लेकिन इस आशय में जब राम मंदिर बनने का ये आदेश आया, हम बड़े प्रसन्न थे कि सब कुछ हो गया, सब ठीक है, अच्छा है, अच्छे दिन आए। तब आज हमें ये कहा जा रहा है कि आप तो कुछ है ही नहीं है, आपके कोई राइट्स नहीं है इस जमीन पे, आप यहां से जाइए। और यही हमारी व्यथा है। और अब इसके आगे हम क्या कहें? शक्ति जायसवाल जी। भैया नमस्ते। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सन 1934 से हमारे बाबा अयोध्या में आए थे, उन्होंने अपना व्यापार किया, अपना मकान बनाया, और इस गवर्नमेंट ने 3 महीना पहले मकान दुकान पूरा ध्वस्तीकरण कर दिया है। हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं, इस गवर्नमेंट को हम लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। कम से कम 500 व्यापारी अयोध्या में उजड़ चुके हैं, जो रोड पे बेचारे टेंट लगा के रह रहे हैं। उनके लिए लंगर लगा हुआ है, उनके लिए टेंट में रहने के लिए उनकी व्यवस्था सरकार मतलब खुद किए हैं बेचारे। वो बहुत ही बुरी दशा है। हम आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम एक उचित मुआवजा, और एक जो सरकार ने 22 के चुनाव के पहले सरकार ने वायदा किया था कि हम विस्थापित करने से पहले लोगों को स्थापित करेंगे, उसके बाद ही डिमोलाइजेशन करेंगे। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से गुंडई पे उतारू है। अयोध्या वासियों के छाती पे इसमें बुलडोजर चल रहा है। रात के 8 बजे के अंधेरे में मेरा मकान 3 महीने पहले गिरा दिया गया। हम लोग रोते बिलखिलाते रह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम लोग आज अपनी वेदना लेकर अध्यक्ष जी के पास आए हैं। कम से कम आपके माध्यम से ये सरकार को बताया जाए कि वहां के अयोध्या वासी बहुत तरह पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ही दर्द है सीने में। हमारी दुकान चली गई, हमारे बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, हमारे माँ बाप की दवाई कैसे आएगी। बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय कम है। बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारी आप लोग मदद करिए किसी तरह। हम लोग को जो हक है वहां अयोध्या में मिलना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों की बात आगे तक पहुंचाएं। और आप मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हम लोगों की बातों को सरकार के कान तक पहुंचाइए कि उनके उप मुख्यमंत्री ने वहां पर वायदा किया था चुनाव को पहले, दिनेश शर्मा जी ने जाके व्यापारियों के साथ बैठक की थी और कहा था कि आप लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा, मकान जाएगा मकान दिया जाएगा। लेकिन कहीं कुछ कोई नहीं दे रहा है। केवल भीख के तौर पे 1 लाख रुपए दे रहे हैं कि आप किसी तरह अपना 1-2 महीना काट लीजिए, और दुकान और मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दे रहे हैं। बस इसलिए इतना कहना। बस 2 लोग बचे हैं, अनु गुप्ता जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी नमस्कार, प्रणाम। सभी सभा के अध्यक्ष लोग प्रणाम। सर, हमको परेशानी इस बात की है कि अयोध्या में रात में 9:30 बजे बत्ती काट करके हमारी दुकान बुलडोजर से गिरा दी गई, जिसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कोई सुनवाई हमारी नहीं की गई। आज तक 1 पैसे का हमको मुआवजा तक भी नहीं मिला किसी प्रकार का। काफी परेशानी हो रही है साहब, और कोई सुनने वाला अधिकारी अफसर भी नहीं है। न डीएम आ रहे हैं, न मुख्यमंत्री सुन रहे हैं हमारी बात को, न पीडब्ल्यूडी भी बात सुन रहा है। कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है और हमको परेशान किया जा रहा है साहब। हमारी दुकान लूट तोड़ दिया गया, काफी परेशान। इसलिए समझ नंदू गुप्ता जी अंतिम बात है। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधु, अयोध्या में
असंगठित, अनियोजित, अन्यायपूर्ण योजना से हर अयोध्यावासी त्रस्त है। सरकार की मंशा है अयोध्या के मूल वासियों को उतार कर बाहर कर दिया जाए, बाहर से दिल्ली गुजरात के व्यापारियों को वहाँ स्थापित कर दिया जाए। तानाशाही का ये आलम है कि रात में हम लोग अपनी दुकानों मकानों की रक्षा कर रहे हैं, पैसे बुलडोजर आके ढकेल ना दे, हाथ जोड़ते हैं। रुला दिया है, करीब 500-700 उधर गए हैं। आप हमारे अस्तित्व के लिए हम आपसे हाथ जोड़ निवेदन करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। अभी कम से कम 1000 उधरेंगे, ये अपने विकास के अगेंस्ट जमीन ज्यादा ले रहे हैं। राम जन्मभूमि बाजार में रात में 8 बजे ताला तोड़ सामान को उठा ले गए, जबरिया बुलडोजर चला दिए। एक वैसे सहमत के आधार पर, लेकिन गुंडई के आधार पर पूरा काम कर रहे हैं। इनको सारी अयोध्या अवैध दिखाई पड़ रही है। ये आज का दैनिक जागरण है। इसमें एडीए द्वारा जो बैनामा बनवा हुई दुकान बैनामा की गई थी, सिंचाई विभाग बताएगा अवैध है, डिमांड की जाएगी। हम व्यापारी कहाँ जाए? हजारों विस्थापन लगाते हैं। दर्द का आलम में है, जिसकी दुकान उजड़ गई है और सर किनारे बैठ कर अपनी जमीन को दुकान को निहारता रहता दिन रात पर। आप आइए एक बार अयोध्या देखिए, हर 10 कदम पे आपको जो मिल जाएंगे जैसे निहारते हैं। हाथ धोने बहुत ज्यादा तानाशाही इतनी गुंडाई हम कभी नहीं देखे हैं अपने 45 साल की उम्र में। निवेदन है किसी हिसाब से मदद कीजिए। धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। जितने भी अयोध्या के व्यापारी आए, सिर्फ हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्सप्रेसवे बनाया था, तो जमीन का सर्किट रेट बढ़ाया और 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया। किसान खुश हुआ, किसान कोई तकलीफ नहीं हुई। चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के उस समय के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी गए थे और उन्होंने अयोध्या के व्यापारियों के साथ बैठक की और कहा कि आप लोग विश्वास करिए, हमको योगी जी ने भेजा है और योगी जी ने संदेश भेजा है कि हमारी दोबारा आप लोग सरकार बनाइए, और सरकार बनने के बाद जब अगर आपसे हम दुकान लेंगे चौड़ीकरण के नाम पर, तो आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, आपको मकान के बदले अच्छी जगह देंगे जिससे आप मकान बना सकें। आप जाकर देखिए, हनुमानगढ़ी के सामने जो लड्डू वाले थे सब हटा दिए गए, बुलडोजर चल गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। अब उनको दुकान कहां देने की बात हो रही? टेढ़ी बाजार पे। हमारे कुछ लोग यहां अयोध्या के रहने वाले बैठे हैं, पत्रकार बंधु, बताइए आप खुद सोचिए कि टेढ़ी बाजार से कौन लड्डू लेके हनुमानगढ़ी जाएगा? कोई नहीं जाएगा। आज ये व्यापारी जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इनके परिवार का क्या होगा? ये दोबारा अपने व्यापार को नहीं स्थापित कर पाएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भाजपा तो ये चाहती है कि प्रभु श्री राम की जो ओरिजिनल प्रजा है, जो ये व्यापारी हैं, ये चले जाएं बिहार और झारखंड। वो गुजरात के व्यापारियों को ला करके पूरी अयोध्या में कारोबार करना चाहते हैं। गुजरातियों को और जो चंदा देने वाले भाजपा के लोग हैं, उनका होटल, उनका रिसॉर्ट, उनका मठ बनाना चाहते हैं और अयोध्या के लोगों को कहीं दूर भेज देना चाहते हैं। और आज पूरी अयोध्या इसी से तानाशाही से परेशान है। और उसके बाद हद तो तब है कि जब इनके प्रशासनिक अधिकारी गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं व्यापारियों से, अयोध्या की आम प्रजा से, और वसूली चरम पर है। कई प्रमाण हैं, अगर जरूरत पड़ जाएगी तो इसका प्रमाण दे देंगे कि जिनका मुआवजा बना है उनसे लेखपाल से लेकर और बड़े अधिकारी तक, तहसीलदार, एडीएम, बाकायदा पैसा ले रहे हैं और ऊपर तक जा रहा है। बताते हैं ऊपर जाएगा तभी मुआवजा आएगा। अब इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए कि मुआवजे में से अगर 4 लाख बना तो 3 लाख ये प्रशासनिक अधिकारी ले रहे हैं, पैसा ऊपर कहां जा रहा है? ये हाल है कि मतलब मरते समय कफन भी नोच ले रहे हैं अधिकारी मिलकर के। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हाल है कि एक तो मुआवजा कम मिल रहा है, उसके बाद उस मुआवजे में भी कमीशन खोरी चल रही है। आज ये सारे लोग बहुत उम्मीद के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए हैं और जब भी आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारा आपसे निवेदन है कि ये जो व्यापारी ठगे छले जा रहे हैं, इन पर दोबारा कोई कानून नियम बना करके इनको मुआवजा देके इनकी रोजी रोटी और दुकान स्थापित की जाए। धन्यवाद। मैं अपने अयोध्या से आए हुए व्यापारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे जिस तरह के डर और भय के माहौल में वो रह रहे हैं, उनका जो कुछ उनके पूर्वजों ने बनाया, उनके परिवार के लोगों ने जो कुछ बनाया, कारोबार किया, आगे बढ़ाया, वो सब का सब बर्बाद कर दिया सरकार ने। मुझे समय समय पर व्यापारी पिछली बार भी बुलाते थे, कहते थे कि आप अयोध्या आकर के अपनी आंखों से देख लें, वो जगह देखिए जो पहले आपने कभी देखी होगी और आज क्या हाल कर दिया है। मैं सरकार से कहूंगा कि जो उचित मुआवजा, हालांकि उचित मुआवजा भी कोई शब्द नहीं है,
मैं सरकार से कहूंगा कि इन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है, भगवान श्री राम जी की जगह है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर के इनकी मदद की जाए और जिस स्थान पे वो रहते थे उस स्थान की कीमत कोई नहीं हो सकती है। इसलिए व्यापारी जहां जाना चाहें, अगर आप नहीं उनको हटा रहे वहां से, या आसपास जो भी सरकारी जगह हो वहां पर इनके लिए जगह उपलब्ध करा करके, जब ये मंदिर के पास इतना रह रहे थे तो उस जगह की कोई कीमत नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार इनकी बात सुने, सरकार इनकी मदद करे। सरकार के हाथ में है, जितना चाहे वो मदद कर सकते हैं। जब मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए चंदा ले सकते हैं तो उसी 1000 करोड़ में इन व्यापारियों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसलिए सरकार इनकी मदद करे। और जहां अगर अयोध्या का, क्योंकि हमारे साथी कई बार बोले कि आप देखें खुद आकर के, मैं पवन पांडे जी और पार्टी के लोगों से कहूंगा कि 27 जनवरी को जरूर मुझे दिखाना कि क्या नुकसान हुआ है व्यापारियों का। मैं 27 जनवरी आपके साथ चलूंगा। जहां तक आरक्षण का सवाल है और जिस पर सरकार समय समय पर गुमराह कर रही है और इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि पिछड़े और दलित मिलकर के एक आरक्षण का या रिजर्वेशन का रेवोल्यूशन तैयार करें, आंदोलन तैयार करें। मैं सरकार से कहूंगा कि सदन बुला करके उन्हें बहस करनी चाहिए। जब उनकी नीयत साफ है तो सदन बुलाएं और सदन में अपनी जो पक्ष है वो पूरा का पूरा साफ रखें। और जो हम लोगों ने देखा है इधर पिछले कई वर्षों से, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, पिछड़े और दलितों के हक मारा गया हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओर से खंड शिक्षा अधिकारी जिसमें कई पदों पर पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ हो, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय जिसमें पिछड़े और दलितों की नियुक्ति में न जाने कितने बड़े पैमाने पर अनदेखी और घोटाला हुआ है, और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसकी लगातार जांच चल रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, उसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाला है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। नियुक्तियों की हो, अपॉइंटमेंट्स की हो, और सरकार ने जहां भी अपॉइंटमेंट किया है वहां पिछड़े और दलित को कोई हक और सम्मान नहीं दिया है। निजीकरण लगातार चल रहा है, और जब निजीकरण होगा तो आखिरकार होगा क्या अंतर्गत? किसका हक मारा जाएगा? इसलिए हमारी आपके माध्यम से सरकार से है कि सरकार तुरंत सदन बुलाए, कम से कम अपना पक्ष रखे और हमें अभी अपना पक्ष रखने का मौका दे। और जहां जनगणना का सवाल है, समाजवादी पार्टी की हमेशा मांग रही है कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना कराई जाए। बिना जाति जनगणना कराए किसी को हक और सम्मान नहीं मिल पाएगा। नहीं, कोर्ट का, हमें कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा। हमें कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा। सब ओबीसी पूछेंगे, कोई और भी पूछेगा सवाल? यहां क्यों भेदभाव कर रहे हो भाई ओबीसी वालों तुम? ये यात्रा नहीं है, ये इस कगार पे खड़ा कर दे रहे हैं कि पिछड़े और दलित मिलकर के रिजर्वेशन रेवोल्यूशन की तरफ मुड़ जाएं। कहां भेदभाव नहीं है? हर जगह भेदभाव है। और जो व्यापारी बता रहे हैं, अभी अयोध्या के लोग बता रही है, मुझे तो ये लगता है कि कारोबार और उद्योग में गुजरात के लोगों के लिए आरक्षण कर दिया गया है। यहां आरक्षण खत्म हो रहा है, किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, लेकिन कारोबार और व्यापार में गुजरात के लोगों के लिए विशेष आरक्षण दिया जा रहा है।
2012 में और 2017 में आपकी सरकार के दौरान भी रैपिड समिति हुई चुनाव हुए। अब ये सवाल अब सरकार तो हमारी है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर कहा कि हम न्याय देंगे पिछड़ों को, और हमारी अब मांग है, और पहले भी मांग थी, और मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि जाति जनगणना समाजवादी सरकार बनने पर की जाएगी और 3 महीने में करके दिखाई जाएगी। तो आज सरकार पीछे क्यों हट रही है? चुनाव से भागना चाहती है सरकार, क्या पिछड़ों का हक मारना चाहती है? और आज पिछड़ों का मारा गया है तो कल दलितों का भी हक मारेगी सरकार। और जितने भी सरकार के फैसले हैं, उन फैसलों से ये नजर आता है कि पिछड़े और दलितों की अनदेखी हो रही, बड़े पैमाने पे उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आप बताइए, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो एक वाइस चांसलर के खिलाफ कितनी जांचें हो रही, क्या हुआ, कहां चल रहा है बुलडोजर? क्या बुलडोजर चलेगा उनकी संपत्ति पर? जो संपत्ति उन्होंने कमाई, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? और जो अपॉइंटमेंट्स किए गए, आप देखिए उसमें पिछड़े और दलितों का क्या अपॉइंटमेंट है उसमें। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो लोग बैठे हैं, क्या वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं? और इसीलिए भेजा गया है कि वो भेदभाव करें, चाहे वो झांसी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कानपुर की हो, चाहे इलाहाबाद की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे फैजाबाद की हो, चाहे बांदा की हो, चाहे आपकी बलिया की हो, चाहे सैफई की मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, क्या भेदभाव नहीं हो रहा? और चाहे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हो, उसमें भेदभाव नहीं है क्या? जब पिछड़ों का वोट चाहिए तो पिछड़ों के लिए न जाने क्या क्या सपने दिखाएंगे। आज जब वोट दे दिया पिछड़ों ने, तो पिछड़ों को कोई हक और सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे ये बता दीजिए, अगर आप ग्लोबल समिट से भागिए मत और विषय से मत भागिए, पहले इसी पे पूछ लीजिए आप। और ग्लोबल समिट में मैं अलग से प्रेस करूंगा, क्योंकि बहुत सारी आपके बीच में भी चर्चा होंगी जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहोगे। ग्लोबल समिट पे अलग पे बात होगी, लेकिन अभी तो इसी पे सवाल है। मेरा सवाल यह था कि ये ट्रिपल टेस्ट पूरा न करने के नाते हाईकोर्ट, देखिए टेक्निकल क्या हो रहा है ट्रिपल टेस्ट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिपल टेस्ट पूरा न होने के कारण जो है बिना आरक्षण के चुनाव के हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। कई राज्यों में भी इस तरह के मुद्दे आए हैं जहां पे ओबीसी का आरक्षण इसके चलते प्रभावित हो रहा है। तो क्या इसके लिए संविधान संशोधन की मांग करेंगे? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि चुनाव से भागना चाहती है सरकार, चुनाव को फेस नहीं करना चाहती, क्योंकि आज जनता नकारात्मक राजनीति को दूर कर चुकी है। आपने मैनपुरी का परिणाम देखा। मैनपुरी में पुलिस फोर्स चुनाव लड़ रही थी, अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। खतौली में किस तरीके से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और मुसलमान सामने आ गए, उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हराया। और रामपुर का क्या हमने आपने नहीं देखा? रामपुर में भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीती। ये जो परिणाम मिला, ये कागजी परिणाम है, केवल रिजल्ट दे दिया कागज पर, ये जनता का परिणाम नहीं है। आपने पुलिस फोर्स लगा करके वहां पर वोट नहीं डालने दिया। तो ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, और यूं कहे कि ये सामाजिक न्याय की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। क्या इन्हीं के नेता ने नहीं कहा कि झापड़ मार के, या क्या आरक्षण छीन थप्पड़ मार करके? क्या है उनके पिछले नेताओं की आत्मा क्या कह रही है? उसको तो खत्म कर दिया पिछड़ा आयोग सरकार ने। कहां बनाया ना, कहां सुन रहे पिछड़े आयोग की। ये चुनाव से भागने की सब तैयारियां हैं, क्योंकि जहां डेंगू हो रहा वहां इनके नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। कूड़ा भरा पड़ा है, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम नहीं चल पा रहा है, ट्रैफिक जाम जगह जगह पर है। इन्होंने किया क्या है? पिछले कितने वर्षों से ये नगर पालिकाएं या टाउन एरिया या मेयर के कब्जा किया है। कानपुर में तो धूल धक्कड़ इतना उड़ रहा है कि पेड़ नहीं पहचान सकते आप।
पेड़ों पे इतना करता है। आप बताइए कूड़े के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया सरकार ने, नालों के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया, नमामि गंगे के नाम पे कितनी गंगा और यमुना सफाई के साथ। तो सवाल यह है कि पिछड़े और दलितों का हक मारा जा रहा है। मैं आपका ये सरकार बताए, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सरकार सदन बुला ले। जो बात आपके माध्यम से हमसे पूछवा रही है सरकार सदन बुलाए। मैं आपसे पत्रकार साथी, सवाल ये नहीं, मैं केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सदन सरकार क्यों नहीं बुला लेती है। 3 दिन बुलाया, 2 दिन रहे सदन में, 6 घंटा चलाया, छोड़ के चले गए। और ये जो अन्याय हो रहा है, अधिकारी हत्याएं करा रहे हैं, ये याद रखना आप। कन्नौज में अगर जो हत्या हुई है उसके जिम्मेदार वहां के अधिकारी हैं, वहां की विधायक है। ये विषय आज का नहीं है, लेकिन मैं आज से कहना चाहता हूं सरकार हत्याएं करा रही है। हम तैयार हैं। आपके मोबाइल पर अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। क्या हाल है? थैंक यू सो मच। आज केवल पिछड़ों से सवाल पूछा।